हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और एकदम सही तरीके से आप सही स्टिक निशाना भी लगा रहे होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के सेशन की करते हैं शुरुआत एक बढ़िया सी सुंदर सी लाइन के साथ में कि क्रम में अगर सच्चाई है तो क्रम कहाँ निष्फल होगा। कि क्रम में अगर सच्चाई है तो क्रम कहाँ निष्फल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज के एक टॉपिक ओबीजी के साथ में इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनफर्टिलिटी के अंदर क्या होता है, क्या इनफर्टिलिटी होती है, इसके अंदर कौन कौन से सारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें हैं वो सब इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लो जी। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। यानी जो मेल होता है, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें मेल के अंदर तो पहले तो देखते हैं इनफर्टिलिटी होती क्या है। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके बहुत सारे सर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, किस कारण होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, सारे डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एक बार क्वेश्चन को करते हैं साइड में। अब अपन शुरुआत करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी के अंदर क्या होता है सर, तो इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, आज का अपना टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है सर। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इनफर्टिलिटी बोलते किसको है, तो सर मतलब आपने क्या किया, मतलब इसकी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, यानी अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में अगर 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। समझ गए आप, ठीक है। इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, अगर आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, कंटिन्यू 1 ईयर तक ट्राई कर रहे हो, 1 ईयर तक आपने ट्राई किया, ट्रायल लिया, लेकिन आपके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, इनफर्टिलिटी के अंदर, इनफर्टिलिटी के अंदर आता है। ठीक है सर, इसको तो बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, दूसरी बात करें भी, एक तो होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको बोलेंगे, नोट ए सिंगल टाइम कंसीव प्रेगनेंसी, यानी नोट ए सिंगल टाइम अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नोट ए सिंगल टाइम, नोट ए सिंगल टाइम कंसीव प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर क्या होगा, नोट ए सिंगल टाइम, कोई भी महिला है, कोई भी फीमेल है, अगर वो एक बार ही प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई है तो वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर आएगा। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, 1 साल तक। 1 साल तक लगे पड़े हैं, हर एक कोशिश कर लिए, जितने जतन थे हर तरीके से करके देख, मतलब जितने जतन थे वो हर तरीके से लगा के देख लिए, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नोट ए सिंगल टाइम कंसीव प्रेगनेंसी, इट इज नोन एन प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर, अनप्रोटेक्टिव, अनप्रोटेक्टिव, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब आप बात को समझे, अब समझ गया गुरुजी में, अब बिल्कुल ही समझ गया, अभी थे केणों के जाओ। ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा था, जो आपके समझ में आई ये बातें। इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी 1 ईयर आफ्टर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आर 2 टाइप्स, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इट्स ओके, बातें आई समझ में आपको। इनफर्टिलिटी बताया मैंने, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी आर 2 टाइप्स, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी।
प्राइमरी के अंदर नोट ए सिंगल टाइम कंसीव प्रेगनेंसी। अच्छा, सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, नोट ए दूसरी बार यानी डबल, यानी दूसरी बार अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, जैसे एक बच्चा लाइव चाइल्ड है उनके, ठीक है, जैसे 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने ट्राई किया लेकिन बाद में भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो किस कंडीशन के अंदर आता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर आती है। वो फीमेल किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर आएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम नोट ए कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके इनका शर्त क्या रहेगी, भी एक बच्चा तो इनका है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर आता है। ये सारी बातें किसकी थी सर, ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन थी। अब एक स्टरलिटी शब्द भी आता है, एक इनफर्टिलिटी भी आता है एग्जाम के अंदर। स्टरलिटी किसके अंदर होती है सर, स्टरलिटी होती है मेल के अंदर। किसके, जितने भी मेल भाई साहब है उनके अंदर क्या होगा, स्टरलिटी होगा। स्टरलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। उनका एक बार मामला खराब हो गया तो फिर मामला सुधरेगा नहीं उनका, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टरलिटी। क्या किस नाम से जाना जाता है, स्टरलिटी के नाम से जाना जाता है। बात करें, ठीक है, ये तो होता है, एक होता है इनफर्टिलिटी। टर्म्स को बहुत याद जरूरी है, याद रखना, ठीक है। इनफर्टिलिटी एक होती है, स्टरलिटी ये किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है, ठीक है। ये किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। तो सर इसके अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, कोई संभावना नहीं है दोबारा ठीक होने की, कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इनफर्टिलिटी के अंदर फीमेल है, तो फीमेल का इसका क्या, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, इसकी पॉसिबल यानी इसकी क्या है, संभावना है ठीक होने की। लेकिन स्टरलिटी मेल के अंदर होती है और इसकी कोई संभावना नहीं होती है क्या, ठीक होने की। तो अब इसके कारण की बात करें, इटियोलॉजी की भी, किन किन कारणों से सर इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो वो कारण एक एक करके मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। सभी को एक बार स्लाइड को कर लेते हैं सेट। अब करते हैं कारणों की बात। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी इतनी जबरदस्त है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के भी, वाह सर इटियोलॉजी बहुत तगड़ी है, किन किन कारणों से होती है। और ये आजकल केस क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हाल ही नहीं है कोई इनका, ठीक है। कोई भी गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सारे केस ये इन्हीं के मिलते हैं कि इनके इनफर्टिलिटी के, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें रही नहीं, ठीक है, खाना पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं है, हार्मोन इम्बेलेंस हो गए, पीसीओडी मोस्ट कॉमन कॉज होता ही है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो एक होता है मेल भाई साहब, ठीक है भाई। अगर मेल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव नहीं होगी, मेल के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। उन डिफेक्ट की बात करें तो पहले बात करें, जैसे मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को किसके अंदर लिखा जाता है, एंड्रोलॉजी के अंदर की जाती है, और उसकी कहां की जाती है, गायनेकोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है सर। अब देखो इटियोलॉजी की बात करें तो देखो भाई, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम से बात करेंगे तो इजीली समझ आएगा आपको। जैसे इटियोलॉजी की बात करें, किन किन कारणों से मेल के अंदर क्या क्या दिक्कत होती है, तो देखो भाई, ये यहाँ पे क्या है, टेस्टिस, ये मेल के क्या हो गए, टेस्टिस वाला एरिया आ गया, ठीक है सर। यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से एक डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक डक्ट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, वास्ट डिफेंस है। इसके बाद में आगे क्या होगा, आगे सर ये पेनाइल वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पेनाइल वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है, इसको हम बोले, इसको बोलते हैं टेस्टिस। बिल्कुल गुरुजी मान बेरू है, बताने की जरूरत ही कौन, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे ये तो होता है, इसको बोलते हैं डक्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, डक्ट सिस्टम बोलते हैं, डक्ट सिस्टम। ये जो होता है इसको बोलते हैं वास्ट डिफेंस, ठीक है। ये आ गया पेनिस वाला एरिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये क्या है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अगर किसी मेल के अंदर क्या हो गया, फैक्ट्री खराब होगी, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, यानी स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो बताओ प्रेगनेंसी कंसीव होगी। क्योंकि अपने को प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए क्या जरूरत होती है, एक स्पर्म की जरूरत होती है, जो हाईली मोटाइल सेल होती है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पर एक नंबर कारण, पहला कारण क्या होता है, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनोसिस ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, फैक्ट्री खराब है, माल बन ही नहीं रहा है, तो आगे कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। पहला कारण स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस पहला कारण। ठीक है गुरुदेव, आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब देखो दूसरा कारण इसके अंदर क्या है, अगर ठीक है एक मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन स्पर्म क्या नहीं हो रहे, आगे डिलीवर नहीं हो रहे, यानी यहां से अगर कोई डक्ट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, यानी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो दूसरा कारण कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। भाई फैक्ट्री के अंदर सारी चीजें तैयार तो हो रही है, स्पर्म तो बन रहे हैं, लेकिन सर स्पर्म आगे नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि डक्ट सिस्टम के अंदर कोई डिफेक्ट है, तो मेल के अंदर दूसरा कारण सर। तीसरा कारण, तीसरे कारण की बात करें भी, यहां पे पेनाइल के अंदर इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, पेनाइल एरिया के अंदर कोई भी इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ओ गुरुजी मारा गया जमाई, ठीक है, पेनाइल एरिया के अंदर बिल्कुल ही इरेक्शन नहीं हो रहा है, या उसको क्या हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, क्या हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। तो बताओ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया तो इरेक्शन भी नहीं आ रहा है, इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप डीपली इनसाइड इनटू द वेजाइना कैसे स्पर्म को छोड़ोगे और कैसे प्रेगनेंसी होगी, आप बताओ, नहीं हो सकती ना, नहीं होगी गुरुजी, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगी। तो पहला अपना कारण था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कोई प्रोडक्ट अपने तैयार ही नहीं हो रही है, स्पर्म काउंटिंग ही कम है, मतलब स्पर्म बन ही नहीं रही है, ठीक है, लेस देन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और ये फैक्ट्री खराब है, ठीक है, उड़ा दो। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ डक्ट सिस्टम में कोई दिक्कत है, आगे नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन माल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो चलो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में यहां तक तो आ रहा है, सारा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन आगे ये डिलीवरी बॉय खराब हो गया, जो आगे देने वाला होता है डिलीवरी बॉय, डिलीवरी कैसे करेगा, क्योंकि इसके अंदर पेनाइल के अंदर इरेक्शन ही नहीं है, ये तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिल्डेनाफिल, ठीक है, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर हो भी जाती है, ये क्या होती है, जिस तरीके से अपना तन बीमार होता है, ऐसे मन भी बीमार हो जाता है, तो इस टाइम साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो ये अगर कंडीशन हो जाए ना, तो बढ़िया सेक्सोलॉजिस्ट से आप क्या करना है, संपर्क करके बढ़िया ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये कोई डरने वाली बात नहीं होती है, कई बार हो जाता है, कई ये मानव के अंदर सारी चीजें एक इक्वली नहीं चल सकती, कई बार दिक्कतें हो जाती है, तो घबराना नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है, बढ़िया डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, ठीक है, और बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे वालों के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाना होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्या पता होता है भी क्या सीमेन एनालिसिस होता है, क्या इसके अंदर डक्ट के अंदर क्या होता है, वास्ट डिफेंस के अंदर, वो तो सीधे बेज्जी बने बैठे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो कारण थे किसके, मेल के अंदर, समझ में आई, क्यों, क्योंकि देखो मेल के अंदर बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फैक्ट्री खराब है, स्पर्म बन ही नहीं रही है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, ठीक है, चलो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तक आगे जा रहा है, लेकिन आगे जो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी करेगा, डक्ट जो सिस्टम है ना, ठीक है, उसके अंदर पेनाइल के अंदर इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ये डीपली इनसाइड इनटू द वेजाइना के अंदर कैसे छोड़ेगा स्पर्म को, बताओ, होगी प्रेगनेंसी, नहीं होगी। तो ये सारे कारण थे, ये तो सारे कारण होते हैं मेल की तरफ से इनफर्टिलिटी के, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है, इनफर्टिलिटी के कारण, कारणों की बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, देखो, या तो इसके अंदर सबसे पहले ओवेरी के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया, ठीक है, ओवरी के अंदर डिफेक्ट हो गया, तो देखो अनओव्यूलेशन के कारण से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है फीमेल के अंदर, मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर पीसीओडी, पीसीओडी मैंने कल परसों पूरी क्लास बनाई थी, अगर किसी ने देखी हो तो उसको याद होगी, पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अगर ये किसी फीमेल को है तो मोस्ट कॉमनली ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, ठीक है सर। चलो एक दिक्कत ये हो गई, दूसरा क्यों, इसके कारण क्या होगा, अनओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी कहाँ होगी, चांस है कोई, बिल्कुल नहीं है सर, अनओव्यूलेशन के अंदर भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा कारण ये तो थे, ओवरी के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए तो। अब बात करते हैं किसके अंदर, ओवरी के बाद में फेलोपियन ट्यूब के अंदर, आगे बात करें तो फेलोपियन जो ट्यूब होती है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कैसे सर, यानी ट्यूब कोई ब्लॉकेज हो जाए, फेलोपियन जो ट्यूब है, वो ट्यूब क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए कोई, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं होगी सर। दूसरी बात, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर साल्पिंजाइटिस बोलते हैं उसको, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, अगर ये कोई इन्फ्लामेशन हो गया तो हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी सर, ठीक है। ये सारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब कोई डिफेक्ट हो जाए तो नहीं होगी, साल्पिंजाइटिस हो गया, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो सर वेजाइना के अंदर,
वेजाइना के अंदर क्या होगा सर, वेजाइना के अंदर क्या होगा, वेजाइनाइटिस यानी कोई इन्फेक्शन हो गया तो हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी सर, ठीक है। या फिर क्या होता है, एक होता है वेजाइनल एट्रेसिया, वेजाइनल एट्रेसिया, ये क्या है सर, पहली बार सुना है। तो वेजाइनल जो एट्रेसिया का मतलब ये होता है भी जो कोई क्रांतिकारी काम करने के लिए जो एट्रेसिया के अंदर कोई है ही नहीं, काम ही मतलब ब्लॉक है चीज, ठीक है। तो यानी वेजाइना का एरिया ही ब्लॉक है, तो आप इंटरकोर्स करोगे कहाँ, और इंटरकोर्स करोगे नहीं तो फिर प्रेगनेंसी होगी कहाँ। तो मतलब वेजाइनल एट्रेसिया भी बन सकता है, वेजाइनाइटिस भी बन सकती है, ये सारी चीजें किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, ठीक है। ये इस तरीके का मामला और माजरा देखने को मिले तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्यूब अगर ब्लॉक है तो साल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया, तो वेजाइना के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो, या वेजाइनल एट्रेसिया हो गया तो, ठीक है। और ये सारी जो कारण रहते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। अब यूट्रस की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होगा सर, यूट्रस के अंदर बात करें तो जैसे फीमेल के अंदर, यूट्रस के अंदर, जस्ट 1 सेकेंड, यूट्रस को यहीं लगा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा बाद में। अगर यूट्रस के अंदर क्या डिफेक्ट हो गया सर, उसके अंदर ये डिफेक्ट हो जाता है, जैसे यूट्रस, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर दिक्कत हो जाए, आर्क्यूएट यूट्रस हो जाए, आर्क्यूएट यूट्रस या बाई कॉर्नुएट यूट्रस हो जाए, ठीक है। और क्या दिक्कत हो सकती है सर, आर्क्यूएट यूट्रेट है, डाइडेल्फस यूट्रस हो जाए, डेल्फस यूट्रस हो जाए, और सर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, एडिनोमायोसिस हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, एडिनोमायोसिस हो जाए, ये सारे किसके अंदर रहते हैं, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या रहते हैं, कारण रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया फीमेल के अंदर जो कारण होते हैं वो मोस्ट कॉमन क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है पीसीओडी, पहली बात तो ये, ठीक है। किसकी वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से, अनओव्यूलेशन की कंडीशन रहती है, ओवेरी से क्या होगा, ग्राफियन जो फॉलिकल है वो रिलीज ही नहीं होगी, आगे जाके सारा काम ही खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा कारण बताया मैंने, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कोई ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो जाए या ट्यूब के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये सारी चीजें किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट है तो इनफर्टिलिटी होगी। यूट्रस के अंदर क्या होगा सर, आर्क्यूएट यूट्रस हो गया, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, डाइडेल्फस यूट्रस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, ये सारे कारण किसके रहते हैं, यूट्रस के अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। जो जितने मैंने शुरू से लेके अब तक इनफर्टिलिटी की जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इनफर्टिलिटी के यहीं से बनते हैं, ठीक है। आप है ना, आप मतलब थोड़ा है ना, ये भगवान ने गजब हेयर स्टाइल दिया ना आपको, इसको हटाओ थोड़ा, इसके नीचे एक हड्डी है, हड्डी, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। उसको हटाओ थोड़ा, उसके नीचे क्या है, लेयर्स, लेयर्स कौन सी, क्या बोलते हैं उसको, क्रेनियम मेनिंजेस, ठीक है। उसके अंदर 3 लेयर्स होती है, एक कौन सी होती है, ड्यूरामेटर, एक होती है एरेक्नोइड मैटर, एक होती है पायामेटर, ठीक है, पियामेटर। इसको क्या करो, तीनों को हटाओ, उसके अंदर से है ना, उसके अंदर से एक ब्रेन निकलेगा बेटा, ब्रेन, ठीक है। उस ब्रेन को है ना चलाओ थोड़ा, चमकाओ उसको थोड़ा, ठीक है। बादाम है ना, बादाम आजकल युवा यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत है। और जो अक्ल आती है ना, वो बादाम बादाम खाने से बिल्कुल ही नहीं आती, बचीड़ खाने से आती है, ठीक है। तो चलाओ थोड़ा दिमाग को, ठीक है। अब देखो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब में ब्लॉकेज, साल्पिंजाइटिस, ये सारी चीजें आ गई फीमेल के अंदर, ठीक है सर। आगे चलते हैं, ये सारी थी कारण, इटियोलॉजी थी। मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो नहीं होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दिक्कत है तो नहीं होगा। और तीसरा कारण क्या बताया था भी, इसके अंदर अगर क्या जो डिलीवरी बॉय खराब हो गया, पेनाइल में इरेक्शन नहीं हो रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी दिक्कत हो गई है, तो आगे डीपली इनसाइड इनटू द वेजाइना के अंदर जाएगा नहीं, स्पर्म जाएगा नहीं, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ठीक है सर। यहाँ तक हमें समझाया। मेल के फीमेल के अंदर मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत आ गई, ट्यूब ब्लॉकेज होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो नहीं हो सकती है। और किस कारण से हो सकती है, अगर डाइडेल्फस यूट्रस है, और क्या हो गया, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इन सब के कारणों से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है एक फीमेल के अंदर, ठीक है। ये सारे कारण थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन उसके अंदर क्या था, ठीक है। अब भाई
मेल के अंदर व्हाट इज कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल के अंदर कॉमन कॉज क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म की कमी होगी, यूटेराइन फाइब्रोइड हो गया, एज होगी 40 प्लस हो गई, या फिर 40 प्लस एज हो गई, या एंडोमेट्रियोसिस हो गया। क्या क्या देखेगा भाई, एंडोमेट्रियोसिस किसके अंदर होता है, यूटेराइन फाइब्रोइड किसके अंदर होता है, एज 40 प्लस होने से क्या होता है, ठीक है, अंगारे पे राख जमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी आग नहीं है, आग तो अभी भी जगती है, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेल कभी भी 60 साल के अंदर भी क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि स्पर्म के अंदर की सारी चीजें ऐसे नहीं होती है उम्र के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे यूटेराइन यूटेराइन फाइब्रोइड कौन सा यूट्रस होता है भाई, मेल के अंदर नहीं होगा, उड़ा दो इसको, एज 40 प्लस से नहीं होगा। फिर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ए सर, ओलिगोस्पर्मिया, यानी क्या होगी, स्पर्म की काउंटिंग अगर कम हो जाती है तो क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। चलो कोई बात नहीं, अब स्पर्म के काउंटिंग की थोड़ी बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं, धीरे धीरे स्पर्म की पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम आइडिया आगे देखेंगे भी इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें होती है, ठीक है। अब मैं स्पर्म बनाता हूँ भाई, ठीक है, स्पर्म बनाता हूँ, आप देखना कैसा बनेगा स्पर्म। ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है आपको, ऐसा कुछ नज़ारा होता है, हम तो खाली छोड़ते हैं सर, हमें पता नहीं है इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। ये इसकी टेल होगी भाई, ठीक है, ये आगे क्या होगी, इसकी कैप होगी, इसकी ये देखो, ये इसकी क्या होगी, कैप हो गई, कैप उड़ गई, इसको कैप तो उड़ गई, ये इसकी क्या होगी, कैप हो गई, ठीक है, ये इसकी कैप हो गई। कैप कौन सी सर, वही कैप जो आप उड़ाते रहते हो, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, शुरू से जन्म से ये सारी चीज़ें इनके पास में आती है, ठीक है, टोपी उड़ाने का काम मेल के पास जन्मजात ही होता है। जैसे ये एक्रोसोमल कैप बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल कैप के नाम से जाना जाता है। कौन सी कैप होती है, ये जो कैप होती है इसको बोलते हैं एक्रोसोमल कैप। किसके पास होती है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, 9 अल्फा चैन होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया, ये इधर क्या हो गई, इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है, हाइलूरोनाइडाइज एंजाइम होता है इसके अंदर, हाइलूरोनाइडाइज एंजाइम, ये इसके अंदर पाया जाता है, हाइलूरोनाइडाइज एंजाइम, ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाता है। अब देखो एक्रोसोमल कैप होगी, एक्रोसोमल कैप होगी, बॉडी इसकी ये आ गई, ये इसके अंदर 9 अल्फा चैन होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये क्या करती है, 9 अल्फा चैन बोलते हैं इसको, 9 अल्फा चैन, ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म को, क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है गति के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इसको क्या है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए भी फैलोपियन ट्यूब है कहाँ, ठीक है। अब देखो भाई 9 अल्फा चेन, ये सारी हाइलूरो, ये एंजाइम आ गया हाइलूरो डाई एंजाइम बोलते हैं इसको, एक्रोसोमल कैप आ गई, बॉडी आ गई, टेल आ गई, ये भाई एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो, अब इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कोई डिफेक्ट आ जाए पहली बात तो, ठीक है, तो भी क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। तो अब देखो कुछ टर्म्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, उन टर्म्स की बात करें, ठीक है, उन टर्म्स की बात करें तो पहली जो टर्म होती है, अच्छा पहली बात तो ये भी, एक इजेकुलेशन के अंदर कितना, मतलब स्पर्म एक जो मिलियन होता है ना, 1 मिलियन, 2 ml अपने को क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, 2 ml क्या चाहिए, 2 ml, 2 ml तो क्या होना चाहिए, लिक्विड जो फ्लूइड होता है ना उसके जिसके अंदर वो क्या रहता है, स्पर्म रहता है, वो अपने को कितना, लिक्विड कितना, 2 ml, ठीक है, कम से कम कितना, 2 ml, ठीक है, 1 ml के अंदर होता कितना है, 20 मिलियन, 2 ml के अंदर कितना, 40 मिलियन। तो एक इजेकुलेशन के अंदर, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर मेल के द्वारा कितने छोड़े जाते हैं, 2 ml छोड़ता है, तो 2 ml के अंदर कितने होंगे, 40 मिलियन स्पर्म्स होंगे। तो 1 मिलियन के अंदर कितना होते हैं, 1 मिलियन के अंदर रेंज की बात करें तो कितनी कितनी, 1 मिलियन के अंदर कितनी, 1 मिलियन के अंदर सर 1 ml के अंदर, ठीक है, या मतलब 1 ml के अंदर कितना होगा, 20 मिलियन, 1 ml के अंदर मिलियन की बात करें तो कितना होगा, 20 मिलियन होगा, 1 ml के अंदर कितना होगा,
20 मिलियन। ओ गुरुदेव, इतनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल इतनी रेंज होती है 20 की। 20 मिलियन होते हैं। 20 मिलियन, 20 मिलियन। आप बोलते हो कंपटीशन कि इतने कंपटीशन है सर, सीटें ही कम है, कहाँ से पढ़ाई करें? ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए देखो, आप जब पैदा हुए थे ना, तो आप में इतनी शक्ति थी, वो एक स्पर्म गया था, 20 मिलियन स्पर्म में से एक स्पर्म, ऐसी इतनी एनर्जी थी उसके अंदर, डायरेक्ट जाके उड़ा दिया कोरोना रेडिएटा को। ठीक है, और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, तो वो एक स्पर्म आप ही हो। तो आज तो कंपटीशन है ही नहीं। फिर अभी कई बच्चे मिलते हैं, ठीक है, अभी कई बच्चे मिलते हैं कि सर ऑफलाइन में, कि सर 2026 के अंदर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्या करें सर पढ़ के? दुनिया खत्म हो ना हो, अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, शिद्दत से आपने लास्ट तक प्रयास नहीं किया, तो आपकी घर वालों से उम्मीदें खत्म हो जाएगी। घर वालों को आपसे बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप घर वालों की एक ही उम्मीद हो कि आप नौकरी लगोगे तो हमारे घर का कुछ सुधार होगा। ठीक है, तो आपके लिए तो दुनिया है वो घर वाली ही है। दुनिया खत्म हो ना हो, लेकिन आपको अथक प्रयास करते रहना है। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म काम में नहीं लेने हैं, क्योंकि लास्ट तक अगर आप नहीं, दुनिया क्या देखती है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे क्या हो, जिंदगी हो, लोग क्या देखते हैं, स्टेटस ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, नौकरी 2026 के अंदर लगना ही लगना है आपको। ठीक है, अब देखो 1 मिलियन के अंदर 20 मिलियन, तो दो एम के अंदर कितना होगा, 2 ml के अंदर कितना होगा, 40 मिलियन स्पर्म्स होंगे, 40 मिलियंस हो गए। ठीक है, अब 2 ml लेते हैं भाई। ठीक है, अब 2 ml के अंदर एक ये सारी इसकी रेंज आ गई। ठीक है सर, अब कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है। पहली टर्म्स की बात करता हूं मैं। पहली टर्म्स की बात करूं तो एस्पर्मिया, एस्पर्मिया बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है एस्पर्मिया, एक होता है एजुस्पर्मिया, ऐसा कुछ होता है गुरुजी। एक होता है एस्पर्मिया, एक होता है एजुस्पर्मिया, एक होता है अस्थेनोस्पर्मिया। अस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, एक होता है सर, ये आगे एस्पर्मिया आ गया, एजुस्पर्मिया आ गया, अस्थेनोस्पर्मिया आ गया। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, ये सर बात करें, इसके अंदर एब्सेंट ऑफ सीमेन, यहाँ पे स्पर्म लिखा है तो ये मत देखना, यहाँ पे एब्सेंट ऑफ, यानी किसी के अंदर सीमन बन ही नहीं रहा है, सीमन है ही नहीं किसी के अंदर, तो क्या होगा सर, कहाँ इनफर्टिलिटी होगी, कहाँ प्रेगनेंसी होगी बताओ। दूसरा, उसके अंदर क्या है, एजुस्पर्मिया, यानी स्पर्म काउंटिंग क्या है, कम है। एब्सेंट ऑफ सीमन, यहाँ पे क्या, एब्सेंट ऑफ स्पर्म, एब्सेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तीसरा, अस्थेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मोटिलिटी जो होती है ना, मोटाइलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है। ठीक है, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या करे, इतना पीएच जो होता है वेजाइना का, हाईली एसिडिक पीएच को क्रॉस करके कहाँ अंदर चला जाए, इतनी इसके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि इसकी क्या है, मोटिलिटी जो होती है वो क्या हो गई, कम हो गई। आगे जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं, एक होता है नेक्रोसिस। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो डेड स्पर्म होते हैं, ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया बोलते हैं उसको। भाई स्पर्म क्या हो गया, डेड स्पर्म है, स्पर्म तो है लेकिन वो क्या है, डेड स्पर्म है। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स है ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक टर्म मैंने बताई एस्पर्मिया, एक बताई एजुस्पर्मिया, एक बताई अस्थेनोस्पर्मिया, एक बताई नेक्रोस्पर्मिया। ठीक है, ये सारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ क्या, सीमेन, सीमन। ठीक है, एजुस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पर्म, अस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है मोटाइलिटी डिक्रीज हो गई, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म क्या हो गई, डेड हो गई। ठीक है, इन कारणों के से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैंने बताया भी, ये मैंने बताई भी, ये स्पर्म चाहिए। ठीक है, अभी कोई पहली बात तो ये क्लियर करो भी, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मेल के द्वारा छोड़ा गया एक तीर चाहिए जो सही स्टिक निशाने पे लगे, उसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और इसका जो होता है वो 48 से 72 घंटे क्या होता है, लाइफ स्पर्म होता है इसका। ठीक है, 48 से 72 घंटे तक ये क्या करता है, जीवित रहता है। अंदर 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर कोई फूट जाए या मामला सेट बैठ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है सर, अब देखो, एक इसके अंदर होता क्या है, ये सारी चीजें होती है, एक्रोसोमल कैप होता है, बॉडी होती है, टेल होती है,
या तो आदमी की पूंछ होती है या आदमी की पहुंच होती है, दो ही काम होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। 2 ml क्या होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, स्पर्म रहते हैं, ठीक है। और ये सारा काम होता कहाँ से है, टेस्टिस के अंदर और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो फ्लूइड जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर 2 ml होना चाहिए। 1 ml के अंदर कितना, 20 मिलियन होता है, 2 ml के अंदर कितने हो जाएंगे, 40 मिलियन। तो एक इजुकुलेशन के अंदर कितने हो गए, 40 मिलियन जाएंगे। और 40 मिलियन में से सारे हाईली एसिडिक पीएच के कारण आधे तो वहीं खत्म हो जाते हैं, उनमें से एक जाता है और वो जाके क्या करता है, कोरोना रेडिएटा उड़ाता है, कैपिस्टेशन होता है, आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये सारा मामला और माजरा देखने को मिलता है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, क्या होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में एटियोलॉजी पढ़ी, मेल के बारे में एटियोलॉजी पढ़ी, फीमेल के बारे में एटियोलॉजी पढ़ी, ठीक है। अब कुछ और कारण होते हैं, बेसिक कारण, उसकी बात करते हैं। एटियोलॉजी, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, किसकी, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 हार्मोन कम है, तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। और आगे किससे हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली फीमेल है उसके अंदर हो सकती है। अगर कोई फीमेल स्ट्रेस के अंदर है, अगर कोई फीमेल एंजाइटी के अंदर है, अगर कोई फीमेल को डिप्रेशन में चल रही है, बेसिक कॉमन कारण है ये तो, ठीक है। ये सारे इन कारणों से भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, कंसीव नहीं हो सकती और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो सर एक बात बताओ, आपने सारी बातें ठीक बताई है, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन वाला ये एक मामला समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि सर हमें तो कभी कभार मौका मिलता है और हम मौके पे चौका लगाते हैं, तो स्ट्रेस में तो हम वैसे ही होते हैं, ठीक है, और एंजाइटी में कोई आगे बढ़ा होता है, फिर डिप्रेशन में हम बाद में चले जाते हैं। क्यों सर, हम तो एक ही तीर छोड़ते हैं और वही भगवान न जाने क्यों स्टिक निशाने पे लगता है। लोगों के प्रयत्न करते करते नहीं लगते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और आपको जिस दिन मौका मिलता है, हम एक बार में ही मामला सेट बैठ जाता है, तो वो बेटा आपका लक है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कोई भी ओपिनियन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप क्या है, सेफ जोन में खेलो, आपको पता करना पड़ेगा सेफ जोन क्या होता है, अनसेफ क्या होता है, ठीक है। डिप्रेशन की बात हुई, ठीक है। इन सभी कारणों के अंदर क्या हो गया, एटियोलॉजी, ये चीजें होती है, ठीक है। अब सारे कारण मैंने बता दिए धीरे धीरे, ठीक है, सारे कारण मैंने आपको बता दिए, ये तो होते हैं कारण। अब हम इसका करेंगे डायग्नोसिस, यानी जांच क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है सर। आगे करते हैं डायग्नोसिस, फिर करेंगे इसका ट्रीटमेंट, इलाज। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, देखो भाई, ओव्यूलेशन के लिए अनओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं सर, फन टेस्ट करते हैं, स्पिन बर्किट टेस्ट किया जाता है। ओव्यूलेशन के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, फन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा करते हैं, स्पिन बर्किट टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट तो इसके लिए करते हैं सर, ठीक है। और क्या करेंगे सर, मेल के अंदर एक चीज की जाती है, उसको बोलते हैं सीमन एनालिसिस। क्या किया जाता है, सीमन एनालिसिस, किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल के अंदर क्या करेंगे सर, एक ही टेस्ट है इनका फिक्स, सीमन एनालिसिस। तो उसके अंदर क्या होगा, सीमन एनालिसिस, यानी तो मेल के अंदर ये एक ही टेस्ट करेंगे, इसके अंदर देखें भी कितना मतलब मोटाइलिटी कम है या क्या चीजें, सारी चीजें इसके अंदर देखते हैं, अस्थेनोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, लेटरम पटरम, सारी चीजें क्या होती है, एनालिसिस की जाती है सब चीजों का, ठीक है। ये था मेल का एक टेस्ट। ओव्यूलेशन के लिए क्या किया जाता है, फन टेस्ट किया जाता है, एक स्पिन बर्किट टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट करते हैं सर, रूबिन टेस्ट। रूबिन टेस्ट कब किया जाता है, रूबिन टेस्ट करते हैं सर। रूबिन टेस्ट कब किया जाता है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए। फेलोपियन जो ट्यूब होती है ना, फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है सर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर होगा सर। एम्पुला क्या है, एम्पुला क्या है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं सर, 4 पार्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल होता है, स्टेमस होता है, एम्पुला होता है, इन्फेंडिबुलम होता है। कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर के साइज होता है, टोटल 10 सेंटीमीटर की फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। अब देखो, रूबिन टेस्ट करेंगे फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। अभी कौन सा टेस्ट, अभी जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है,
रूबिन जो टेस्ट है ये आपको ध्यान में रखना है, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। फन टेस्ट और एक होता है स्पिन बर्किट टेस्ट, ये ओव्यूलेशन के लिए चेक करने के लिए किए जाते हैं डायग्नोसिस के अंदर, और एक मेल के अंदर सीमेन एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, ये सारे जो क्या होते हैं डायग्नोसिस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, एक टेस्ट करते हैं हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी हो गया। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल, अच्छा क्वेश्चन ये है विच टेस्ट इज यूज्ड टू कॉमनली असेस द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से संबंधित कौन सा टेस्ट करेंगे भाई, ये बताओ। हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी करवाएंगे, या सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करेंगे, या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, या फिर आपका ऑप्शन डी है सीमेन एनालिसिस करेंगे। ठीक है भाई, बात कर रहे हैं फीमेल की या मेल की। ठीक है, विच टेस्ट इज यूज टू कॉमनली असेस दी ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन तो किसके अंदर होगा भाई, फीमेल के अंदर होगा। तो सीमेन एनालिसिस काहे के लिए करोगे ये बताओ, संभव है? कई बार तो गुरुजी थे बात, मैं को नहीं, ऑप्शन ऑप्शन इस तरीके से बात कर देता है कि बात बढ़ नहीं रही है, तो ये तो डायरेक्ट ही, ठीक है, डायरेक्ट ही बाहर निकालो इसको, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, इसको तो डिलीट करो, शिफ्ट डिलीट मारो इसको। ठीक है, नहीं करेंगे सर। दूसरा क्या करेंगे, हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी करेंगे। अरे कहाँ करोगे भाई, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करोगे। तो सर एक ही चीज देखेंगे, हम देखेंगे सीरम प्रोजेस्टेरोन का लेवल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या किया जाता है बाद में, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे लूटा हुआ ल्यूटिनाइज हार्मोन जैसे ही उसको क्या करता है, एग को उठाता है, तो उसके बाद में सेकेंडरी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो हम करेंगे सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को चेक, ताकि हमें पता लग जाएगा ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये सारे क्या थे, टेस्ट थे। अब हम बात करेंगे कुछ इनका इलाज कैसे करें सर, इनका इलाज कैसे करें। अगर इनफर्टिलिटी हो गई है तो इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है या नहीं है सर, आप बता दो। इनका इलाज भी मैं आपको बता देता हूँ भी क्या इलाज होता है, किस तरीके से इनफर्टिलिटी संभव है, वो बात करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन अपने अगला डील करते हैं। तो आगे पहले करते हैं इसका मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर मैनेजमेंट करने के लिए कुछ चीजें हैं भी, जिसको इनफर्टिलिटी हो गई, ठीक है भी, कोई माता जी है, अच्छा एक जो 35 साल के बाद में, अपने क्या है इंडिया के अंदर तो क्या है 35 साल के बाद में उसको बोलते हैं एल्डरली वुमेन। ठीक है, उसके अंदर 35 साल के बाद में अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो उसको 6 महीने एक ट्रायल लेना है, 6 महीने दबा के प्रदर्शनी करनी है, और उसके बाद में डायरेक्ट किससे संपर्क करना है, गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना है, ज्यादा देरी नहीं करनी है, क्योंकि वो उसकी एज क्या हो गई है ज्यादा, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अंदर ओव्यूलेशन के अंदर वैसे ही दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है सर, उसके बाद में दूसरा काम, एक देखो, अगर अपने क्या है, एक टेस्ट, एक जो इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं आईवीएफ, नाम सुना होगा आपने। एक करते हैं आईवीएफ, एक करते हैं आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, एक करते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी बात करते हैं आगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा भी सर ऐसा कुछ होता है, इससे कंसीव हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर एक होता है आईवीएफ, एक होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, एक होता है, दो टेस्ट तो ये होते हैं, दो ये मैनेजमेंट होते हैं। पहले इसको देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ। तो आईवीएफ कैसे करते हैं सर, आईवीएफ करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा सर। अब देखो, ओवरी से क्या हो रहा है भी, वैसे ही क्या हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक टेबलेट दी जाती है, उस टेबलेट का नाम होता है सर क्लोमिफेन सिट्रेट, क्योंकि क्लोमिफेन सिट्रेट टेबलेट देंगे तो ओवेरी को करेंगे हाइपर स्टिमुलेटेड। अब हाइपर स्टिमुलेटेड करेंगे तो वहां से क्या रिलीज होंगे, एग या सेकेंडरी oocyte, उन सेकेंडरी oocyte में से क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आईवीएफ करने के लिए कोई वो जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर हम क्या करेंगे, ओवरी जो होती है, ओवरी को क्या करेंगे, ओवरी को क्या करेंगे, हाइपर स्टिमुलेटेड करेंगे, ओवरी को क्या करेंगे, हाइपर स्टिमुलेटेड किया जाता है, हाइपर स्टिमुलेटेड किया जाता है।
ओवरी को हाइपर स्टिमुलेटेड करने के बाद में यहाँ से रिलीज होंगे सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज होंगे? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी जो oocyte होते हैं वो रिलीज होने के बाद में अब देखो भाई, अब आगे क्या होगा, यहाँ से रिलीज हुए तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पिकअप करेंगे या उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, बी बाहर क्या करेंगे हम, फर्टाइल करवा के कहाँ चिपका दिया जाता है, यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है। कौन सी फॉर्म के अंदर? मोरूला के अंदर। मोरूला क्या होती है सर? 16 और 64 सेल जब बन जाती है ना, चौथे दिन मोरूला स्टेज होती है। ठीक है, चौथे दिन कौन सी होती है? ब्लास्टोसिस्ट होता है पहले, फिर ब्लास्टोमियर होता है, उसके बाद में मोरूला स्टेज आती है। अब मोरूला स्टेज क्या होती है सर, कब ट्रांसफर करेंगे? तो देखो यहाँ से ट्रांसफर कौन सी स्टेज के अंदर करते हैं? यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसफर किया जाता है सर मोरूला स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? मोरूला स्टेज क्या होती है? 16 से लेकर 64 सेल होती है। और कब ये कंडीशन आती कब है? तो फर्टिलाइजेशन होने के चौथे दिन आती है। इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब अंदर देखो, इसके अंदर आपको डॉक्टर ना कोई भी वो क्या करेगा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इनको तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? बाहर फर्टाइल करवाते हैं। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो सर इससे मेल से तो क्या लिया जाता है, स्पर्म का सैंपल लिया जाता है। मेल से तो स्पर्म का सैंपल लेते हैं, और फीमेल से क्या होंगे, प्रिजर्व जो एग होते हैं ना उनको। ठीक है, उनको उनमें से लेके, अब देखो हाइपर स्टिमुलेटेड हुआ तो एग जो रिलीज होंगे उनको सेकेंडरी oocyte जो है उनको क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकाल के बाहर फर्टाइल करवाएंगे। बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं। तो बाहर करवाएंगे, तो सर बाहर करवाने के लिए कैसे? देखो इसके अंदर तीन, एक नहीं करते हैं वो, एक नहीं छोड़ते हैं, एक नहीं छोड़ते हैं, दो या फिर कितने, तीन। क्योंकि एक के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। एक के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। भी बच्चा चिपकेगा या नहीं चिपकेगा ये कोई गारंटी नहीं है। आईवीएफ कोई 100% सक्सेस नहीं है। तो एक सर नहीं, डॉक्टर इतना बोलता है भी आपको समझाएगा, आप उससे कंसल्ट लेगा तो उस टाइम आपसे बातचीत करेगा। भी एक चिपकाएंगे तो सर दिक्कत हो सकती है। तो हम कितने जो तैयार करता है ना जायगोट, कितने, दो। अब दो या तीन, दो करेंगे तो कई बार दोनों ही चिपक जाते हैं, कई बार तीन डालते हैं अंदर तो तीनों ही चिपक जाते हैं। तो हो सकता है इसीलिए आपको ज्यादातर आईवीएफ के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है सर, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे दो तैयार किए, दो क्या किया गया, जायगोट वो तैयार किए गए, फर्टाइल हुआ, दो हुए। अब दोनों को क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब चिपकेगा, हो सकता है दोनों चिपक जाए, हो सकता है एक ना। तो मतलब रिस्क तो इसके अंदर है, लेकिन ये मैनेजमेंट है। ठीक है, एक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जगह जगह यही हाल है आईवीएफ का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल के अंदर एक कौन सी टेबलेट दी जाती है, क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है। कौन सी दी जाती है? क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट, क्लोमिफेन जो सिट्रेट है वो देके फिर इसको क्या कर दिया जाता है, हाइपर स्टिमुलेटेड करके उससे सेकेंडरी oocyte लेते हैं, बार फर्टाइल करवाते हैं, यूट्रस के अंदर रख देते हैं। इड्डी सी प्रोसेस, नाम लेना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है भाई। ठीक है, अगर किसी को औलाद का दुख ना होना तो ये आईवीएफ कोई करवा ही नहीं भाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, आईवीएफ, अब हम बात करते हैं दूसरा, एक इमेज भी दिखा देता हूँ आपको आईवीएफ की। ये देखो सर आईवीएफ की, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब देखो कंडीशन कहाँ होती है, सबसे पहले एग फर्टिलाइजेशन होगा। एग क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। ये हमने क्या कर लिया, ये स्पर्म को तैयार किया है। ठीक है, सारा तैयार कर लिया, स्पर्म को तैयार किया गया है आराम से, ये देखो। ठीक है, ये तैयार किया गया है पहले, मैं तो हूँ रेडी सैया कब से तैयार। तो इसको क्या कर दिया गया, तैयार किया गया। ठीक है, अब देखो ओवेरियन स्टिमुलेशन, हार्मोन थेरेपी देते हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या करवाना है, एग रिलीज करवाने हैं। अब एग को यहाँ से क्या कर लिया जाता है, पिकअप कर लिया जाता है या उठा लिया जाता है। ये आपको दिख रही है, ओवरी दिख रही है आपको, यहाँ से क्या कर लिया जाता है, एग को उठा लिया जाता है। अब एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होगा, ये देखो, ये स्पर्म, ये सारे, ये स्पर्म है सारे, ये जो जा रहे हैं ना, ये भाई साहब की देन है किसी की। ठीक है, उनके अंदर ये स्पर्म है सारे। ठीक है, अब ये जो स्टेज होती है ना, ये स्टेज, इसको बोलते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज होती है ये। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करता है इसको, इसके अंदर क्या करता है, ये कैनुला या किसी सिरिंज के थ्रू लोड करके डायरेक्ट इसके अंदर, ये अलग चीज है। ठीक है, यहां तक समझो आप। एग फर्टिलाइजेशन ये होगा, इस तरीके से एग को पिकअप किया जाता है, ये आगे इनको सेल बना के, जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें यही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, इमेज के थ्रू बताई गई है। ठीक है, ये थी आईवीएफ की कुछ थ्योरेटिकल बातें या कुछ मैनेजमेंट इनफर्टिलिटी का। ठीक है, ये भी एक इमेज और है, ये भी देख लो। इसके अंदर क्या है, ये सेम कहानी है, एग को पिकअप करेंगे। ठीक है,
हेलो नीडल बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड कंट्रोल, ये सारी चीजें। एक फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे कैनुला से, ये सारी चीजें होगी। ठीक है अभी ये देखो, ये कोई कैनुला या सिरिंज के साथ में क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, क्योंकि यहाँ वेजाइना के अंदर नहीं, डायरेक्ट करते हैं, यूट्रस के अंदर चिपका दिया जाता है बच्चे को। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसकी थी, आईवीएफ की। ठीक है, बाहर फर्टाइल किया और अंदर चिपका दिया। एक मैनेजमेंट ये होता है। एक दूसरा मैनेजमेंट कौन सा होता था, दूसरा मैनेजमेंट एक होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर एक काम होता है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे यूट्रस के अंदर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी जैसे आपने ये एनिमल्स के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है, डायरेक्ट एक सिरिंज लेंगे, ठीक है, उसके अंदर लोड करेंगे तो वेजाइना जो होती है उसके अंदर हाइली एसिडिक पीएच होता है, उससे डायरेक्ट क्या करके क्रॉस करके डायरेक्ट सीधा अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हाईली एसिडिक पीएच होने के कारण वो तो एरिया ही हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, एंटर कर दिया किसी सिरिंज के थ्रू या किसी कैनुला के थ्रू लोड करके, उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इसकी इमेज दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो, स्पर्म इन स्टेराइल मीडियम के अंदर, ये देखो यहां से लिया हमने सैंपल लिया, ठीक है, ये सारी किया, सैंपल लेने के बाद में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोला जाता है, स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ से ये लोड किया, ये सिरिंज ली, अंदर गया, जाके डायरेक्ट क्या कर दिया, यूट्रस के अंदर छोड़ दिया है। ठीक है, ये एरिया आपको समझ में आ गया, देख के पता लग गया वाला एरिया कौन सा है ये। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन कर रहे हैं। ये भी एक इसका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गई, ये सारी बातें आ गई, आईवीएफ हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की इमेज मैंने बता दी। एक लास्ट है ये स्पर्म कलेक्शन, अच्छा नहीं, ये सेम ही चीजें हैं सारी। ये थी भाई आज की सारी मैनेजमेंट की बातें। हमने पढ़ा किन के बारे में पढ़ा, एक तो सर हमने पढ़ा इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी होती क्या है, मैं एक बार 5 मिनट के अंदर सारी इनफर्टिलिटी को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कारण क्या होते हैं, एटियोलॉजी क्या होती है, सारी 5 मिनट की लास्ट क्लास के अंदर, ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। हमने पढ़ा इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। पहली बात, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी सिंगल टाइम। और सेकेंडरी प्रेगनेंसी क्या होती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी के अंदर आपने एक बच्चा लाइव चाइल्ड है आपके 8-10 साल का, 10 साल तक आपने दोबारा ट्राई कर रहे हो, ट्रायल ले रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, मेल के अंदर मैंने इटियोलॉजी बताई थी, मेल के अंदर मैंने ये पहली इटियोलॉजी बताई थी भी, अगर किसी के फीमेल के अंदर मेल के अंदर फैक्ट्री खराब है, स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, उसके अंदर क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसके अंदर डक्ट सिस्टम है वो खराब है, यानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। अगर डक्ट सिस्टम के बाद में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, और तीसरी बात, अगर डिलीवरी करने वाला बॉय खराब है, डिलीवरी बॉय खराब है, यानी आपके पेनाइल के अंदर क्या नहीं है, पेनाइल जो होता है उसके अंदर क्या हो रहा है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, या डिसफंक्शन हो गया है, तो डीपली इनसाइड इनटू द वेजाइना जाएगा स्पर्म, नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी सर। ठीक है, ये सारे कारण इटियोलॉजी थी मेल के अंदर। अब फिर मैंने बताई फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर अनओव्यूलेशन के कारण हो सकता है, मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी का कारण पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई है तो उसके कारण हो सकता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर डाइडेल्फस यूट्रस है और बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, और क्या एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ये सारे कारण क्या होते हैं, फीमेल के अंदर यूट्रस से संबंधित होते हैं। वेजाइना के अंदर क्या होगा, अगर वेजाइना के अंदर क्या हो जाता है, वेजाइनाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है, या कोई ट्यूब भी ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक होगी नहीं होगी सर। ठीक है, वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो होगी नहीं होगी। ये सारे कारण किसके अंदर रहते हैं, फीमेल के अंदर रहते हैं। फिर आगे चलते हैं किसके अंदर,
ये सारी एटियोलॉजी थे। फिर हमने बताया कुछ अदर कारणस की बात करूँ तो कोई फीमेल है, अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर है तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई फीमेल एंजाइटी के अंदर है, अगर कोई फीमेल स्ट्रेस के अंदर है, अगर कोई फीमेल डिप्रेशन के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये अदर कारणस थे। अब हम डायग्नोसिस की बात करें तो सर एक स्पिन बर्किट टेस्ट किया जाता है, एक फन टेस्ट किया जाता है, दोनों टेस्ट किए जाते हैं ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद में सर, उसके बाद में क्या आता है, एक टेस्ट किया जाता है हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी की जाती है, एक सर कौन सा किया जाता है, रूबिन टेस्ट किया जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। ये सारे क्या थे, टेस्ट थे। लेकिन मेल के अंदर एक ही रहता है, एक ही सिस्टम रहता है, वो राजा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं सीमन एनालिसिस। एक ही टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट होता है, वो राजा है अपने आप में। उसके अंदर आप स्पर्म का 1 ml सैंपल, 2 ml का सैंपल लेते हैं, उससे आप क्या करोगे, चेक करोगे तो उसके अंदर एस्पर्मिया भी हो सकता है, यानी एब्सेंट ऑफ सीमन भी हो सकता है, एजोस्पर्मिया, एब्सेंट ऑफ स्पर्म भी हो सकता है, अस्थेनोस्पर्मिया, मोटिलिटी भी कम हो सकती है। उसके बाद में लास्ट आता है नेक्रोस्पर्मिया, यानी स्पर्म डेड भी हो सकते हैं। इन कंडीशन के अंदर होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। कैसे होगी? तो आगे देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई मेल के अंदर। एक्रोसेमल कैप किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है? स्पर्म के अंदर होती है। एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक बॉडी होती है, उसके अंदर 9 अल्फा चेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो इसको स्पर्म को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी बातें समझ में आई। अब देखो, ये सारी मैंने बता दी। अब आगे बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की भी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि मैं लास्ट में रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप क्या है, सारा समझने के बाद में एक बार सुनोगे आराम से, तो रिलैक्स माइंड से सुनना, सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएगी। इनफर्टिलिटी पूरा मतलब टॉपिक, इसके अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें थी वो मैंने रिपीट करवा दी है भाई। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर क्या करेंगे, हम इंसेमिनेशन करेंगे, एक सिरिंज को लोड करेंगे और स्पर्म को अंदर डाल देंगे। दूसरा आईवीएफ करेंगे, हाइपर स्टिमुलेटेड करेंगे। किसको हाइपर स्टिमुलेटेड करेंगे सर? किसको करेंगे? ओवेरी को करेंगे। ओवरी को करेंगे तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर फर्टाइल कराएंगे। एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा फर्टाइल करवाया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसको क्या करेंगे, अंदर इम्प्लांट कर देंगे। अगर इम्प्लांट करने के बाद में वो क्या हो गया, चिपक गए, तो उसके अंदर दो मल्टीपल प्रेगनेंसी के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि एक नहीं किया जाता, दो उसके अंदर जाइगोट रखे जाते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया आईवीएफ। उसके बाद में अगला प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये जो सारी बातें थी, ये थी इनफर्टिलिटी के अंदर। तो आज के टॉपिक कैसा, आज का जो अपना सेशन था वो आपको कैसा लगा? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के अंदर डाल दिया करो। अगर कोई टॉपिक आपको रिवाइज करवाना हो वो भी डाल दिया करो। ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, देखो ये सीएचओ दो, नोसेट दो, आरआरबी दो, केजीएमयू दो, जो एग्जाम के पीवाईक्यू है, रिपीट क्वेश्चन है, वही मैं बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपका सारा कवर हो रहा है। ये टॉपिक आप पढ़ो, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से क्या है, छूटने वाली नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो जाते जाते मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि जिसको इश्क है भला वो कैसे सोएगी, कि जिसको इश्क है भला वो कैसे सोएगी, कभी तकिया भिगोएगी, कभी बिस्तर भिगोएगी। अरे तुम तो नादान हो यार। ठीक है, जो गले मिलकर इतना रोती है तो वो बिछड़ कर कितना रोएगी फिर। ठीक है, कोई बिछड़ रहा है, कोई जा रहा है तो जाने दो। ठीक है, कोई भी जा रहा है, इस मतलब ठुकरा रहा है ना, आपको जाने दो। ठुकराने वाले को एहसास होना चाहिए भी हमने छोड़ा किसको है। समझ गए बात को आप? ठीक है, तो जाने वाले को तो क्या होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। और पाने वाले, जो आपको पाए नौकरी लगने के बाद में, उसको क्या होना चाहिए, उसके वारे न्यारे ही हो जाने चाहिए फिर। ठीक है, अब आपको ठुकरा रहा है तो ठुकराने दो। जिन्होंने ठुकरा दिया था मुझे इस साल की सर्दी में, जिसने ठुकरा दिया मुझे इस साल की सर्दी में, अगली साल आ रहे हैं सरकारी वर्दी में। कौन सी वर्दी में? एम्स वाली। एम्स वाली आपको पहननी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।